हेलो गाइस, मैं हूं विजय और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल विजय सर। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल विजय सर में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं क्लास 9th का अंग्रेजी का पेपर, जो आज 18 मार्च 2024 को संपन्न हुआ है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसे ही अमेजिंग वीडियो पाने के लिए पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलो दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो आप जानते हैं कि सबसे पहला क्वेश्चन जो होता है वो अनसीन पैसेज होता है और उसके बाद हमारे 5 क्वेश्चंस होते हैं। तो हम सीधा क्वेश्चंस पे चलते हैं। तो पहले पैसेज का पहला जो क्वेश्चन है वो है, व्हाट वाज मुनार फेमस एज ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल। तो इसका जो हमारा सही आंसर है वो आंसर है हमारा आंसर नंबर सी, एज समर रिसोर्ट। आप पैसेज में ढूंढेंगे तो ये आंसर आपको मिल जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट डज वन सी एवरीवेयर इन मुनार। इसका जो सही आंसर है वो है रिवर्स। ये है मुनार गेट्स इट्स नेम फ्रॉम। इसका सही आंसर है तमिल। आपको पहली लाइन में ही ये मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टाउन ऑफ मुनार इज सिचुएटेड एट द कन्फ्लुएंस ऑफ। इसका सही आंसर है 3 रिवर्स। जो पांचवा क्वेश्चन है वो है, द टाउन एंड सराउंडिंग्स वेरी इन हाइट्स फ्रॉम 1700 टू 2700। अब इसमें हमको बताना है कि ये ट्रू है या कि फॉल्स है। तो ये जो दिया गया है कथन ये एकदम से ट्रू है, तो इसका आंसर होगा ट्रू। फिर दूसरा क्वेश्चन हमारा पैसेज है और दूसरे पैसेज में भी 5 क्वेश्चंस होंगे। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चंस को एक एक करके। पहला क्वेश्चन है, व्हाट डिड महात्मा गांधीज फादर ब्रिंग फॉर हिम। इसका सही आंसर है अ बुक। महात्मा गांधी ने के लिए उनके फादर ने एक बुक लाया था। विच प्ले डिड महात्मा गांधी सी मैनी टाइम्स। ये सही आंसर है इसका हरिश्चंद्र। कौन सा प्ले अधिकतर टाइम उन्होंने देखा था, तो उन्होंने हरिश्चंद्र देखा था। व्हाट वाज द इफेक्ट ऑफ द प्ले ऑन हिम। इसका सही आंसर है क्राई। यानी कि उस प्ले को देखकर महात्मा गांधी पर क्या इफेक्ट हुआ, तो वो रोने लगे थे। चौथा क्वेश्चन है हमारा, द प्ले इंस्पायर्ड हिम टू फॉलो द पाथ ऑफ। वो जो प्ले था उसको देखकर वो किस चीज़ के लिए इंस्पायर्ड हुए थे, तो वो इंस्पायर्ड हुए थे सत्य के लिए। इसका क्वेश्चन है, फाइंड द नाउन फॉर्म ऑफ द परमिट। ये परमिट शब्द दिया गया है इन द पैसेज और परमिट का आपको नाउन फॉर्म बताना है। तो आप यहाँ पे जब आप देखेंगे किसमें पैसेज में, तो ये देखिए ये परमिशन दिया हुआ है। तो परमिट का जो नाउन फॉर्म होगा क्या होगा, ये परमिशन शब्द होगा। तो जो सही आंसर है इसका क्या होगा, परमिशन होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड मेक नोट्स ऑन इट एंड आल्सो गिव अ सुटेबल टाइटल। तो क्वेश्चन नंबर 3 में आप पढ़े होंगे, तो इसमें पूरे पैसेज में आपको एजुकेशन के बारे में बात की गई है और बार बार शब्द एजुकेशन शब्द आ रहा है। तो आप जो इसका टाइटल बनाएंगे या तो एजुकेशन बनाएंगे या तो फिर इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन बनाएंगे। ठीक है, ओके। और इसमें आपको नोट्स बनाना है, तो नोट्स आप जानते हैं कि कम से कम 3 से 4 पॉइंट आपको नोट्स बनाने होते हैं। तो इसी प्रकार से आप नोट भी बना लेंगे। नोट अलग अलग व्यक्ति अलग अलग बना सकता है, इसलिए मैं नोट को यहाँ पे नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि हर व्यक्ति अपने अपने हिसाब से नोट्स बना सकता है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। 4th नंबर क्वेश्चन है, यू आर मॉलश्री डहेरिया स्टडिंग इन गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल इंदौर। आप मॉलसी डहेरिया हैं और आप गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल इंदौर में पढ़ती हैं।
आपको क्या करना है, राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल फॉर स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट। आपको आपके प्रिंसिपल को स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट के लिए एप्लीकेशन लिखनी है। स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट यानी कि टीसी, तो आपको टीसी की जगह स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट ही लिखना है। बाकी सारा का मैटर कैसा रहेगा, वो टीसी जैसा रहेगा, ठीक है। चलिए, इसके अथवा में दिया हुआ है यू आर पुष्पेंद्र तिवारी रिसाइडिंग एट N32 लोटस सिटी छिंदवाड़ा। आप पुष्पेंद्र तिवारी हैं और N32 लोटस सिटी छिंदवाड़ा में रहते हैं। राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड कंग्रेचुलेटिंग हिम ऑन हिज सक्सेस इन द एग्जामिनेशन। आपको अपने दोस्त को एक पत्र लिखना है जिसमें उसे बधाई देना है, ठीक है, उनके सक्सेस पर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है राइट एन एसे ऑन एनी वन, किसी एक पर ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक 150 वर्ड्स। आपको इन किसी एक में से 150 शब्दों में एक ऐसे लिखना है। पहला है आपका माई हॉबी, दूसरा इम्पोर्टेंस ऑफ गेम एंड स्पोर्ट्स, तीसरा इम्पोर्टेंस ऑफ डिसिप्लिन और चौथा है साइंस इन आवर डेली लाइफ। तो इसमें से आप किसी एक पर अपना ऐसे लिख सकते हैं। यदि आपने वंडर ऑफ साइंस याद किया है तो आप इस चौथे पॉइंट में लिख सकते हैं, लेकिन इसकी जो हेडिंग रहेगी, हेडिंग यही रहेगी, साइंस इन आवर डेली लाइफ। और आपने जो वंडर ऑफ साइंस याद किया है वो आप इसमें लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 है ऑन द बेसिस ऑफ गिवन पिक्चर राइट अ पैराग्राफ अबाउट 75 वर्ड्स। ये जो पिक्चर दी हुई है आपको, इसको देख के आपको लगभग 75 शब्दों में इसके बारे में लिखना है। तो आप देख सकते हैं कि इसमें एक लकड़हारा है या व्यक्ति है जो पेड़ों को लगातार काटता जा रहा है और पेड़ उजड़ते जा रहे हैं। अब आपको पता है कि पेड़ कटेंगे तो उसके बाद पूरा उजाड़ हो जाएगा और जो हमारी मृदा रहेगी वो अनुपजाऊ हो जाती है, पेड़ कटने से वर्षा नहीं होती है। तो ये सारी चीज़ें आपको बतानी हैं। और आप अगर इस प्रकार से नहीं बता सकते हैं तो आपने इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रीज़ पढ़ा होगा, तो इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रीज़ वाला आप यहाँ कुछ शब्द लिख सकते हैं, लगभग 50 शब्द 70 शब्द। तो अगर आप लिख देते हैं तो उसमें से भी आपका सही हो जाएगा। तो अगर आप चित्र देखकर बेहतर से लिख सकते हैं तो सही है, या तो फिर आपने जो याद किया हो पहले से ट्रीज़ के बारे में उसको भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। अगला क्वेश्चन है सेक्शन सी के अंतर्गत क्वेश्चन नंबर 7 है। इसमें क्या है, इसमें है फिल इन द ब्लैंक्स चूजिंग द करेक्ट अल्टरनेटिव गिवन इन द ब्रैकेट्स। आपको कोई 5 करने हैं, ठीक है। तो इन 6 में से 5 को करना है। तो चलिए एक एक करके शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा ऑनेस्टी इज़, फिर है ब्लैंक और है बेस्ट पॉलिसी, और इसमें आपको भरना है आर्टिकल, ठीक है, ए एन द। तो गाइस देखिए, जब भी हम आर्टिकल भरते हैं तो इस खालिस्तान के बाद वाले शब्द को देखते हैं। तो इस शब्द को देखिए, ये बेस्ट लिखा हुआ है और बेस्ट जो है एडजेक्टिव की सुपरलेटिव डिग्री है, और जब भी सुपरलेटिव डिग्री आती है तो उसके साथ हम द का प्रयोग करते हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। दूसरा क्वेश्चन है द ब्रेड वॉज प्लेस्ड, रोटी को रखा गया था द टेबल। अब आप जानते हैं कि रोटी को रखा जाएगा तो कहाँ पर रखा जाएगा, टेबल के ऊपर, और के ऊपर के लिए जो हमारा प्रीपोजिशन होता है वो होता है ऑन। तो इसका सही आंसर होगा ऑन, तो होगा द ब्रेड वॉज प्लेस्ड ऑन द टेबल, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन है हमारा, पहले ही ब्लैंक है और फिर लिखा है आई टेक योर पेन क्वेश्चन मार्क। तो इसमें आप जानते हैं कि इसमें परमिशन मांगी गई है और कहा जा रहा है कि क्या मैं आपकी पेन ले सकता हूं, और इस तरह से परमिशन के लिए हम मे का प्रयोग करते हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा मे आई टेक योर पेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4th नंबर, पहले ही ब्लैंक है, फिर दिया हुआ है सी वर्क्स हार्ड सी विल फेल, और हमारे पास है एक इफ़ है और एक अनलेस है। तो इफ़ का मतलब होता है यदि और अनलेस का मतलब होता है यदि नहीं। तो इसका आंसर जो होगा वो होगा
अनलेस। कैसे? इफ़, अगर हम इफ़ भरेंगे तो कैसे बनेगा? इफ़ सी वर्क्स हार्ड सी विल फेल, यदि वह कड़ी मेहनत करती है वह फेल हो जाएगी। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अनलेस, अनलेस सी वर्क्स हार्ड सी विल फेल, यदि वह कड़ी मेहनत नहीं करती है तो वो फेल हो जाएगी। ये सही है, अनलेस है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा खालिस्तान। हिंदी फिर ब्लैंक है द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ मध्य प्रदेश। अब इसमें हमें हेल्पिंग वर्ब को भरना है। तो जब भी हम हेल्पिंग वर्ब भरते हैं तो हमें सब्जेक्ट को देखना होता है। ये सब्जेक्ट हुआ हिंदी, और हिंदी आप जानते हैं सिंगुलर है, और सिंगुलर के साथ क्या चलता है? इज चलता है। तो ये होगा हिंदी इज़ द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, वॉक केयरफुली ब्लैंक यू विल फॉल डाउन। संभल कर चलो तुम गिर जाओगे। अब इसमें ये बट है और अदरवाइज़ है। अदरवाइज़ का मतलब होता अन्यथा, वार्निंग वगैरह देने के लिए होता है। तो इसमें यही आंसर होगा, अदरवाइज़, यानी कि वॉक केयरफुली अदरवाइज़ यू विल फॉल डाउन। अच्छे से चलो, संभल कर चलो, नहीं तो तुम गिर जाओगे। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 1, डू एज डायरेक्टेड एनी 5। किन्हीं 5 को आपको सॉल्व करना है डू एज डायरेक्टेड में। पहला है हमारा राम ईट्स बनानास, और इसको हमें करना है चेंज इनटू पैसिव वॉइस। इसे हमें पैसिव वॉइस में चेंज करना है। तो ये कैसे बनेगा? पैसिव वॉइस में हमें चेंज करने के लिए हमें बनानास जो है उसको पहले लिखना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे बनानास पहले आएगा, फिर आएगा आर, फिर आएगा ईटेन, फिर बाय राम। तो इसका जो सही आंसर होगा आप नोट कर सकते हैं, बनानास आर ईटेन बाय राम। ये सही आंसर होगा। दूसरा क्वेश्चन हमारा है यू वेंट देयर यस्टरडे, और इसे हमें करना है चेंज इनटू इंट्रोगेटिव। हमें इसे इंट्रोगेटिव में करना है। इंट्रोगेटिव में करने के लिए सबसे पहले आपको टेंस पहचानना पड़ेगा। तो टेंस कौन सा है? ये वेंट वर्ब की सेकेंड फॉर्म, यानी ये पास्ट इंडेफिनिट है। अब पास्ट इंडेफिनिट के लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ता है? हेल्पिंग वर्ब को हमें पहले रखनी पड़ेगी। तो यहाँ पे आएगा डिड, तो सबसे पहले आएगा डिड यू गो देयर यस्टरडे, और लास्ट में फिर क्या करना पड़ेगा आपको? लास्ट में आपको करना पड़ेगा क्वेश्चन मार्क। कैसे बनेगा एक बार फिर से मैं रिपीट करता हूँ। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा डिड यू गो देयर यस्टरडे, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सी नंबर, सिमरन इज़ टू पुअर टू डिपॉजिट हर फी। इसे हमें क्या करना है? रीराइट यूजिंग सो दैट इन प्लेस ऑफ टू टू। टू की जगह हमें सो दैट का इस्तेमाल करना है। लेकिन एक बात आपको पता हो, जब भी हम सो दैट का प्रयोग करते हैं तो यहाँ पे टू की जगह सो लगेगा, इस टू की जगह दैट लगेगा। लेकिन दैट के बाद सो दैट में वापस से आपको सब्जेक्ट लाना पड़ता है जो कि सिमरन है। तो यहाँ सिमरन नहीं, सिमरन की जगह आप प्रोनाउन सी का इस्तेमाल कर सकते हैं। और उसके बाद सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट आएगा या नहीं, ये आपको डिसाइड करना पड़ता है। तो इसका जो सही आंसर बनेगा वो बनेगा सिमरन इज़ सो पुअर दैट सी कैन नॉट डिपॉजिट हर फी। ठीक है, एक बार और मिला लीजिए, सिमरन इज सो पुअर दैट सी कैन नॉट डिपॉजिट हर फी। ये सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, इसे हमें रीअरेंज करना है डी नंबर को, और ये है आवर वी प्रोटेक्ट शुड फॉरेस्ट। तो जब भी हम किसी सेंटेंस को रीअरेंज करते हैं तो सबसे पहले हम ढूंढते हैं क्या? सबसे पहले हम ढूंढते हैं सब्जेक्ट। तो इसमें सब्जेक्ट क्या है? वी है, तो एक नंबर पहले ही आएगा वी। और फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आती है। तो हेल्पिंग वर्ब क्या है इसमें? शुड, मॉडल वर्ब है, तो दो हुआ, तो वी शुड। फिर तीसरा मेन वर्ब, तो तीसरा ये आएगा, चौथा आवर, और पांचवा फॉरेस्ट।
तो जो इसका आंसर बनेगा वो बनेगा वी शुड प्रोटेक्ट आवर फॉरेस्ट्स। ठीक है, तो अगर आपने ऐसा बनाया है तो एकदम सही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। चिल्ड्रन आर प्लेइंग इन द पार्क। बच्चे पार्क में खेल रहे हैं और हमको इसे बनाना है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में क्या करना होता है, हमें हैज़ हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म तो करना कुछ नहीं है। हमें क्या करना है, चिल्ड्रन के बाद ये जो हेल्पिंग वर्ब है इसके बाद आएगा आप, इसकी जगह आएगा आपका हैव। ठीक है, और ये जो प्लेइंग दिया हुआ है, ये प्लेइंग का थर्ड फॉर्म होता है प्लेड। ठीक है, क्या होता है, प्लेड, तो इसकी जगह आ जाएगा प्लेड। तो जो हमारा आंसर बनेगा वो बनेगा चिल्ड्रन हैव प्लेड इन द पार्क, और इस तरह से हमारा आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आखिरी जो है, आखिरी क्वेश्चन है सुनील इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट बॉय इन द ग्रुप, और इसे आपको यूजिंग कंपैरेटिव डिग्री, इसे वापस लिखना है आपको कंपैरेटिव डिग्री का यूज करके। इसे बहुत सारे स्टूडेंट्स ना बना पाए होंगे, लेकिन आप मिला सकते हैं जैसा मैं बता रहा हूँ। अगर आपने वैसा किया है तो आपका आंसर एकदम करेक्ट है। तो क्या होगा इसमें, आप इस तरह से बना सकते हैं, इन द ग्रुप सुनील इज़ मोर स्ट्रॉन्गर बॉय। एक इस प्रकार से आप बता सकते हैं। ठीक है, और दूसरा किस प्रकार से बता सकते हैं कि सुनील इज़ मोर स्ट्रॉन्गर दैन इन द ग्रुप। ओके, तो अगर आप कंपैरेटिव डिग्री का यूज़ करते हैं तो फिर आप जानते हैं कि सुपरलेटिव डिग्री में EST लगती है और उसमें कंपैरेटिव डिग्री में ER लगता है। तो उस प्रकार से आपको बनाना है। तो सुनील इज़ मोर स्ट्रॉन्गर दैन इन द ग्रुप, इस प्रकार से बना सकते हैं, या फिर इन द ग्रुप सुनील इज़ मोर स्ट्रॉन्गर, इस प्रकार से भी आप बना सकते हैं। तो आपका आंसर सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, और इसमें आपको आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 30 वर्ड्स। नहीं, ये गलत दिया गया है। यहाँ पे हमें ये ऑब्जेक्टिव टाइप है और 4 में से एक हमें करना है। ये 30 वर्ड्स वाला नहीं है, ये गलत छपा हुआ है पेपर में, तो आप थोड़ा सावधान रहें। ये ऑब्जेक्टिव टाइप है, ठीक है ना। तो चलिए हम ऑब्जेक्टिव टाइप को देखते हैं। पहला क्वेश्चन है हु वॉज टीचिंग द स्टूडेंट्स इन द मॉडर्न ईरा। ये क्वेश्चंस आपको समझ में आ रहा हो तो ये मार्गी वाले का है, मार्गी और टॉमी जिसमें है, ठीक है ना। द फन दे हैड चैप्टर का है। इसमें ये पूछ रहा है कि मॉडर्न ईरा आधुनिक युग में कौन पढ़ा रहा था स्टूडेंट को। तो आप जानते हैं 2157 की बात हो रही थी, तब लोग कंप्यूटर में अपना होमवर्क करते हैं और उनको पढ़ाने के लिए एक रोबोट टीचर रहता। तो इसका जो सही आंसर होगा अ मैकेनिकल रोबोट टीचर, ये सही आंसर है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन, व्हाट डज डाइवर्ज मीन। डाइवर्ज का क्या मतलब होता है इनमें से, कॉमन, जॉइंट, सेपरेटेड, कनेक्टेड। इसका सही आंसर है सेपरेटेड। डाइवर्ज का मतलब होता है अलग अलग कर देना, ठीक है ना। तो उसी अलग अलग को कर देना मतलब अलग कर देना, सेपरेट कर देना। तो इसका सही आंसर क्या होगा, सेपरेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन है वेयर वॉज आइंस्टीन बॉर्न। आइंस्टीन का जन्म कहाँ हुआ था। तो आइंस्टीन का जन्म हुआ था उल्म में, ठीक है। इसका सही आंसर उल्म है। तो ये हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है चौथा, व्हाट काइंड ऑफ हाउस द डॉक्टर लिव्स इन। किस प्रकार के घर में डॉक्टर रहता था, ठीक है। और जिस घर में डॉक्टर रहता था वो घर कैसा था। तो वो घर था एक एन अनइलेक्ट्रीफाइड रेंटेड हाउस। उन्होंने घर को किराए पे लिया था जिसमें बिजली उजली कुछ नहीं थी। तो इसका सही आंसर क्या होगा, एन अनइलेक्ट्रीफाइड रेंटेड हाउस। ओके, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 10 है और इसमें एक पैसेज दिया हुआ है,
पैसेज को आप केयरफुली पढ़ लेंगे, हम ज़्यादा टाइम ना लगे इसलिए सीधा आंसर में आएंगे, क्वेश्चन आंसर में। तो चलिए इसका क्वेश्चन नंबर 10 में जो पैसेज है उसका पहला क्वेश्चन है, व्हाट मेड इज़ाबेल सस्पेक्ट एवलिन्स हियरिंग एबिलिटी। इसका सही आंसर क्या है? इज़ाबेल को कैसे सस्पेक्ट हुआ, संदेह हुआ कि एवलिन जो है वो सुन नहीं सकती है। तो इसका सही आंसर होगा सी डिडेंट हियर हर नेम, क्योंकि जब इज़ाबेल ने उसका नाम पुकारा था एवलिन का तो वह नहीं सुन पा रही थी। तो इज़ाबेल को सस्पेक्ट हुआ, संदेह हुआ कि यह बहरी है, यह नहीं सुन सकती। तो पहले का पहला आंसर है। दूसरा क्वेश्चन देखें, एवलिन्स हेड मिस्ट्रेस एडवाइज्ड हर पेरेंट टू कंसल्ट अ स्पेशलिस्ट बिकॉज शी डिडेंट स्कोर गुड मार्क्स। ये चीज़ बताना है कि एवलिन की जो हेड मिस्ट्रेस थी स्कूल की, उन्होंने उनके एवलिन के पेरेंट को सलाह दी थी कि आप एक काम कीजिए, आप एक डॉक्टर से मिलिए, स्पेशलिस्ट से मिलिए, क्योंकि ये आपकी बेटी अच्छे मार्क्स नहीं प्राप्त कर पा रही है। ये सही है कि नहीं है? तो ये बात सही है, ठीक है, तो ये ट्रू है। तो इसका सही आंसर होगा ट्रू। आपको इसमें ट्रू या फॉल्स में एक बताना है, तो ये सही बात है। उसकी एवलिन की हेडमिस्ट्रेस कहती हैं एवलिन की मम्मी को कि आप डॉक्टर को दिखाइए क्योंकि ये पढ़ नहीं पा रही है, तो दिखवाइए कि क्या प्रॉब्लम है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, फाइंड द वर्ड फ्रेज इन द पैसेज विच मीन्स द सेम टू हिड। ये जो शब्द दिया है टू हिड, ये एक फ्रेज़ है। टू हिड का मतलब होता छिपाना। अब ऐसा ही कौन सा शब्द है पैसेज में जिसका मतलब होता है छिपाना? तो आप जब देखेंगे तो यहाँ पास आप देखिए ये कंसील शब्द दिया हुआ है, कंसील, ठीक है। कंसील शब्द का भी मतलब छिपना या छिपाना होता है, ठीक है। तो टू हिड जो क्वेश्चन है कि टू हिड का आप वैसे ही कोई मीनिंग बताइए, तो वो इसका होगा क्या? कंसील। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 10 का बी। इसमें आपको एक पोएम दी हुई है और इस पोएम के माध्यम से आपको 3 क्वेश्चंस दिए हैं, उनको सॉल्व करना है। तो क्वेश्चंस पे हम चलते हैं। क्वेश्चंस है, व्हिच साउंड इज़ द पोएट लिसनिंग टू। पोएट किस चीज़ का साउंड सुन रहा है? तो आप इस पोएम को जब पढ़ेंगे यहाँ तो आपको समझ में आता है कि ये जो पोएम है ये रेन ऑन द रूफ है, ठीक है ना। तो यहाँ पे रेन ऑन द रूफ है तो रेन की बात हो रही, तो जो आंसर होगा इसका होगा साउंड ऑफ रेन। जो पोएट है वो लेटे हुए किसका साउंड सुन रहा है? तो वो सुन रहा है रेन का। फिर दूसरा क्वेश्चन है, द साउंड रिमाइंड्स द पोएट ऑफ। जो वर्षा की बूंदें हैं, साउंड ऑफ रेन है, वो किस चीज़ की याद दिलाती है पोएट को? तो वो दिलाती है उसकी माँ की, ठीक है ना, हिज मदर। आप पैसेज में ढूंढ भी सकते हैं, लिखा हुआ है फर्स्ट लाइन में मदर। तो द साउंड रिमाइंड्स द पोएट ऑफ हिज मदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हिच वर्ड इन द एक्सट्रैक्ट मीन। किस शब्द का मतलब होता है द एबिलिटी टू रिमेंबर थिंग्स, ठीक है। किस शब्द का मतलब होता है किसी भी चीज़ को याद करने की योग्यता। याद करने की योग्यता जिससे आप याद कर पा रहे हैं उसे क्या कहते हैं, सीधा सा ये पूछ रहा है। तो आप जब पोएम में आएंगे तो आप यहाँ देखेंगे कि एक शब्द दिया हुआ है मेमोरी, ठीक है। और मेमोरी का ही मतलब होता है किसी चीज़ को याद करना या याद करने की जो क्षमता होती है वही मेमोरी कहलाती है, ठीक है ना। तो इसका जो सही आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 3 का, वो क्या होगा? मेमोरी होगा। चलिए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन में। अब है क्वेश्चन नंबर 11 और इसमें आपको आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन एनी 6। आपको कोई 6 क्वेश्चंस का आंसर देना है। पहला क्वेश्चन है आपका, व्हाट डिड मार्गी राइट इन हर डायरी। मार्गी अपने डायरी में क्या लिखती है? तो इसका आंसर आपको लिखना है। दूसरा, हाउ डज एवलिन हियर म्यूज़िक। एवलिन म्यूज़िक कैसे सुनती है। तीसरा है, व्हाई वॉज केजी अफ्रेड ऑफ हर फादर। केजी अपने पिता से क्यों डरती है और डरती थी।
चौथा क्वेश्चन है हु मेड द शहनाई पॉपुलर, शहनाई को पॉपुलर किसने बनाया। तो आप जानते हैं शहनाई को पॉपुलर किसने बनाया था, बिस्मिल्लाह खान ने। पांचवा है व्हाई डिड द स्नेक लीव द डॉक्टर्स आर्म, स्नेक ने, सांप ने डॉक्टर के आर्म को क्यों छोड़ा, इसका आंसर। छठवां है हाउ डिड अब्दुल कलाम अर्न हिज फर्स्ट वेजेस, अब्दुल कलाम ने अपना पहला जो मेहनताना प्राप्त किया था, पहली कमाई की थी, वो कैसे प्राप्त की थी, इसका आपको बताना है। और सातवां है नेम द 5 काइंड्स ऑफ फ्लूट, 5 तरह की बांसुरियों के आपको नाम बताने हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 12, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 30 वर्ड्स, एनी टू। आपको कोई 2 लिखने हैं 30 वर्ड्स में। पहला क्वेश्चन है व्हाट डज ग्रासी मीन इन द पोएम द रोड नॉट टेकन, तो ग्रासी का आपको मतलब बताना है, किसमें, द रोड नॉट टेकन में। तो आप जानते हैं कि द रोड नॉट टेकन में बात कर रहा था पोएट की 2 रोड हैं, एक पर चला गया है, एक पर नहीं चला गया है। तो ग्रासी मतलब घास वाला रास्ता कौन सा होगा, जिस पर लोग नहीं चले होंगे, तो वही आपको आंसर में बताना था। दूसरा क्वेश्चन है व्हाट साउंड डू द रेन ड्रॉप्स मेक, रेन ड्रॉप किस प्रकार का साउंड प्रोड्यूस करती है, तो आपको लिखना पीटर पैटरिंग साउंड, आप जानते हैं, तो इसका आंसर होगा। तीसरा क्वेश्चन है हाउ डज द पोएट सजेस्ट दैट ऑल द पीपल ऑन द अर्थ आर द सेम, पीपल कैसे सजेस्ट करता है कि जो पृथ्वी पर सारे लोग हैं वो समान हैं, तो ये क्वेश्चन जो है नो मेन आर फॉरेन का है, तो आपको इसमें लिखना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 30 वर्ड, 30 वर्ड में किन्हीं 2 का आंसर लिखना है आपको। पहला क्वेश्चन है व्हाई डिड ग्रैंडफादर डिसाइड टू टेक टोटो टू सहारनपुर, ग्रैंडफादर ने क्यों डिसाइड किया टोटो को सहारनपुर ले जाने के लिए, एक ये क्वेश्चन है। और दूसरा क्वेश्चन है व्हाट आर द 2 स्ट्रेंज थिंग द गुरु एंड हिज डिसिपल फाइंड इन द किंगडम्स ऑफ फूल, तो ऐसी कौन सी 2 चीज़ें थी जो गुरु और उसके डिसिपल ने किंगडम ऑफ फूल में पाई, तो उन 2 चीज़ों को आपको लिखना है। मूर्खों का जो साम्राज्य था उसमें ऐसी कौन सी अजीब 2 चीज़ें थी, वो आपको बताना है। तीसरा क्वेश्चन है व्हाई वाज जॉन्सी काउंटिंग द लीव्स ऑन द क्रीपर आउटसाइड हर विंडो, जो जॉन्सी थी वह बाहर जो एक पेड़ था या लता थी उसकी पत्तियां क्यों गिन रही थी। तो अगर आपने इसका कहानी सुना हुआ है, द लास्ट लीफ का है ये, कि जॉन्सी जब बीमार होती है तो बाहर एक लता होता है, एक पेड़ होता है, उसकी पत्तियां गिनती है और बोलती है कि अगर इस पेड़ की, इस लता की आखिरी पत्ती गिर गई तो मैं भी मर जाऊंगी। तो वो इसीलिए गिनती है कि जब तक आखिरी पत्ती बची रहेगी तब तक मैं बची रहूँगी, अगर आखिरी पत्ती गिरी तो मैं भी गई। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 14, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 75 वर्ड, 75 शब्दों में आपको आंसर लिखना है। पहला क्वेश्चन है व्हाई डज द वर्ल्ड रिमेंबर आइंस्टीन एज अ वर्ल्ड सिटीजन, तो संसार आइंस्टीन को एक वर्ल्ड सिटीजन के रूप में क्यों जानता है, इसको आपको आंसर लिखना है। ठीक है ना, तो ये आइंस्टीन वाले चैप्टर का है। इसके अथवा में है व्हाट कैरेक्टरिस्टिक डिड अब्दुल कलाम इनहेरिट फ्रॉम हिज पेरेंट, अब्दुल कलाम ने ऐसी कौन सी विशेषताएं अपने माता पिता से जन्मजात पाई थी, आपको उनको बताना है। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 में, राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम रेन ऑन द रूफ, रेन ऑन द रूफ का जो सेंट्रल आइडिया है, किसके बारे में बात की गई है, क्या कह रहा पोएट, तो आपको उसको बताना है। इसके अथवा में है राइट द मेन थीम ऑफ द पोएम द रोड नॉट टेकन, द रोड नॉट टेकन की मेन थीम क्या है, किसके बारे में बात हो रही है, इस पर आपको लिखना, या तो ऊपर वाला लिखें या तो नीचे वाला लिखें। आखिरी क्वेश्चन है 16 नंबर, डिस्कस द कैरेक्टर ऑफ महेंद्र ईश्वरन द स्टोरी टेलर, तो एक जो आपका चैप्टर है ईश्वरन द स्टोरी टेलर, उसमें जो महेंद्र है उसकी प्रकृति कैसी है, उसका कैरेक्टर कैसा है, वह आपको बताना है। या फिर इसके अथवे में जस्टिफाई द टाइटल ऑफ द स्टोरी द किंगडम ऑफ फूल्स इन योर ओन वर्ड्स, या तो फिर आप उस चीज़ को साबित कीजिए, बताइए कि किंगडम ऑफ फूल
जो था वो कैसे जस्टिफाई करता, उसका नाम कैसे सही सही पड़ा था कि हाँ ये किंगडम्स ऑफ फूल है, तो आपको इसके बारे में लिखना था। तो गाइस इस तरह से हमने आज क्लास 9th का पेपर सॉल्व कर लिया है और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, नमस्कार। लेकिन यदि आपने हमारे चैनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे ही अमेजिंग वीडियो के लिए, और लगातार हम प्रत्येक क्लास का जो भी पेपर होगा उसका सॉल्यूशन हम लेकर आएंगे। तो बने रहिए आपके अपने चैनल विजय सर के साथ। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, नमस्कार।